साथियों, वेटिंग को लेकर हमारे भाई बहनों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और सवाल नहीं कहूँगा, मैं सही मायने में बोलूँ तो बहुत कन्फ्यूज़न है। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आज कुछ एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा वेटिंग है क्या। लोग वेटिंग को मतलब ये समझ रहे हैं कि वेटिंग मतलब इनको बाद में ज्वाइनिंग मिल रही, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर विभाग ने एक इसी जो आप लोग सोचते हैं ना कि वेटिंग मतलब पहले सिलेक्शन कैटेगरी को सिलेक्टेड कैटेगरी को जॉब मिलेगी, उसके बाद वेटिंग को मिलेगी, इसी कॉन्सेप्ट के चलते विभाग से गलती हुई। सबसे पहले तो मैं वेटिंग को समझाऊंगा। वेटिंग क्या है? वेटिंग दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची, और एक अंतिम। जो वेटिंग है ना, जो आप लोग समझ रहे हैं वो ये वेटिंग है, अंतिम प्रतीक्षा सूची। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस बार पहली बार विभाग ने या ऐसे कह शिक्षा विभाग ने या डीपीआई ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट लेके आई है, प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची। इससे पहले किसी भी भर्ती में ये लिस्ट नहीं बनती थी। हमेशा क्या बनती थी? अंतिम प्रतीक्षा सूची और अंतिम सिलेक्शन सूची। ठीक है ना? तो ये इसमें जो चीज होती है और इसमें जो चीज होती है, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क कैसे है? ये जो सूची बनी थी, आप लोगों को याद होगा, ये सूची हमारी बनी थी 10 फरवरी 2020 में। 10 फरवरी 2020 में ये सूची बनी थी। ठीक है, अब ये सूची, इसका मतलब स्पष्ट है ये कब बनी है। ये बनी थी दस्तावेज सत्यापन से पहले। ठीक है, तो दस्तावेज सत्यापन के समय बहुत सारे अभ्यर्थी थे। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ लोग मतलब मेरिटधारी अभ्यर्थी थे, जिसकी वजह से कुछ लोग वेटिंग में गए। जैसे मैं कहूँ, मेरी अर्थशास्त्र में 74 रैंक है। ठीक है, अब मुझसे पहले के जितने भी लोग थे, उन्होंने लगभग वेरिफिकेशन कराया, उन्होंने फॉर्म भरा था, काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग वगैरह थी वो उन्होंने भरा था। इसके कारण मुझसे ज़्यादा रैंक वाले लोग अवेलेबल थे, इस वजह से मैं आया वेटिंग में। ऐसे सभी लोग के साथ हुआ है कि उनसे ज़्यादा मेरिट के लोग अवेलेबल थे, इस वजह से वो लोग मेरिट में आए। ठीक है, यही होता ही है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो जितनी सीटें होती हैं उतने लोग अगर पहले जो मेरिट के हिसाब से आते हैं उनको सिलेक्शन सूची में ले लेते हैं, बाद में वेटिंग में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम चला था। अब ये जो अंतिम चयन सूची, जो अंतिम प्रतीक्षा सूची या अंतिम चयन सूची जो बनती है, वो बनती है दस्तावेज सत्यापन के बाद, मतलब डीबी के बाद। और ये कब बनी है? डीबी से पहले। हुआ क्या है कि जब दस्तावेज सत्यापन कराया तो फरवरी में चूंकि ये सूची बनी, उसके बाद जुलाई में दस्तावेज सत्यापन हुआ, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, अप्रैल में फिर से स्टार्ट हुआ। तो इस दौरान बहुत सारा गैप हो गया। इस गैप में बहुत सारे राज्यों की, अदर राज्यों की भर्ती हो गई। बहुत सारे लोग अपने राज्य के थे फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्लियर हो गए, अन्य अन्य तरीके से क्लियर हो गए। कुछ उसमें चले गए, कहते हैं केंद्रीय विद्यालय में चले गए, कुछ नवोदय विद्यालय में चले गए। इसके कारण कुछ लोग जो प्रारंभिक चयन सूची बनी थी, प्रारंभिक चयन सूची से बाहर चले गए। मतलब उन्होंने, अब चूंकि उन्हें बेहतर जॉब मिल गई तो दस्तावेज सत्यापन कराने नहीं आए। तो आपने देखा होगा दस्तावेज सत्यापन के समय बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। जैसे मेरे विषय में अगर मैं बात करूं तो 46 लोग एब्सेंट थे, 46 लोग ने दस्तावेज सत्यापन कराया ही नहीं था। ठीक है ना? और अंतिम चयन सूची में क्या होता है? ये दस्तावेज सत्यापन के बाद बनती है। तो ये जो लोगों के जाने का जो सिस्टम है ना, वो यहाँ नहीं होता। ठीक है, यहाँ एक बार जो सूची बन जाती है उसमें वही लोग आते हैं जो लगभग ज्वाइन करने वाले होते हैं, क्योंकि लगभग ये फाइनली बनती है। ठीक है ना? तो यहाँ जब 46 लोग दस्तावेज सत्यापन कराने नहीं आए तो यहाँ पर कुछ सीटें खाली हो गई। ठीक है ना?
अब ये खाली सीटें किससे भरी जा रही थी? वेटिंग वालों से भरी जा रही थी, ठीक है। और यही विभाग चूक कर गया, क्योंकि विभाग ने आज तक कभी भी ये इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया। विभाग हमेशा इसका इस्तेमाल करता है, किसका? अंतिम प्रतीक्षा सूची। क्योंकि ये डीवी के बाद बनती है, तो किसी व्यक्ति का एब्सेंट होना स्वाभाविक है कि नहीं होंगे, जितने प्रेजेंट होंगे उन्हीं उसके बाद बनी है ना। प्रेजेंट जितने भी हुए उसके बाद ये सूची बनाई, तो यहाँ एब्सेंट का कोई सवाल नहीं था, ठीक है। क्योंकि विभाग ने हमेशा इस सूची पर काम किया है, तो उसको आदत है कि उसको एक कॉन्सेप्ट है दिमाग में विभाग को कि जो लोग वेटिंग में हैं वो चयन सूची के स्टूडेंट से पीछे होंगे। ऐसे ही होता है इसमें। जो फाइनल सिलेक्शन सूची होती है और फाइनल वेटिंग सूची होती है, उसमें वेटिंग वाले लोग सिलेक्शन सूची वालों से पीछे ही होते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाहर नहीं गया होता, कोई एब्सेंट नहीं रहा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग एब्सेंट हो गए, इसके कारण क्या हो गया, और भी लोग यहाँ पे जगह बना सकते, ठीक है। क्योंकि विभाग ये कंसिडर करके चला कि ये यही है, ठीक है ना। तो जिससे ब्लंडर मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, वेटिंग को मैं पूरा समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। जो वेटिंग कैंडिडेट है ना, वेटिंग कैंडिडेट, वेटिंग कैंडिडेट को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में वो कैंडिडेट हैं जो वास्तविक रूप में देखा जाए तो अब वेटिंग में नहीं है। जब प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची बनी थी उस समय वेटिंग में थे, लेकिन कुछ लोगों के जाने के बाद अब वेटिंग में नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं, ठीक है, मेरे विषय में जब 46 लोग चले गए अलग अलग कैटेगरी से, तो जिस कैटेगरी से जो गया है तो वहाँ की सीटें खाली थी। तो जब फाइनल वेटिंग बनेगी या फाइनल मेरिट बनी, तो मेरा अंदर आना स्वाभाविक था, या मेरे जैसे कई लोगों का अंदर आना स्वाभाविक था, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो वास्तव में वेटिंग में है ही नहीं, इनको जबरदस्ती वेटिंग में इसलिए रख दिया गया क्योंकि इन्होंने जो वेटिंग सूची है उसको अंतिम चयन सूची मानकर चले। और ये मान के चले कि वेटिंग वाले लोग तो पीछे ही होंगे, वेटिंग वाले लोग इनसे तो पीछे ही होंगे, ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। पार्ट 2, ये जो पार्ट है ये वास्तव में वेटिंग वाला पार्ट है। मतलब अगर फाइनल सूची बनेगी तो ये लोग जो है वेटिंग में ही आएंगे, ये वेटिंग वाले, ये फाइनल सूची की वेटिंग आएंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट 3, ये तो देखा जाए तो अभी वेटिंग में है ही नहीं, ये लोग तो अभी वेटिंग में है ही नहीं, न ये सिलेक्शन सूची में है न वेटिंग सूची में, ठीक है। तो इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं पार्ट 1 पे चर्चा कर लेता हूँ। पार्ट 1 में मैंने सभी विषयों का डेटा निकाल के रखा है, हर एक विषय का मेरे पास डेटा है। तो मैंने उसमें टोटल काउंट किया है, टोटल काउंट है 660। 660 किसमें? वर्ग 1 में, वर्ग 1 में। और वर्ग 2 में है 437, ठीक है। ये वो लोग हैं जो जिनकी ज्वाइनिंग जो है ना अभी होनी थी, अभी से मतलब जो 7 अक्टूबर में जब सबकी ज्वाइनिंग हुई है तब इनकी ज्वाइनिंग होनी थी, इनकी वेटिंग थी ही नहीं, ठीक है। दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 2 ये वास्तविक वेटिंग है। अब इसमें भी एक गड़बड़ हो गई है, इसमें भी देखा जाए तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी 2 तरह के लोग हैं। अब कैटेगरी ए वो हैं जिनकी वेटिंग चाहते थे वेटिंग में, लेकिन अगर विभाग चाहता तो इनकी वेटिंग क्लियर कर सकता था, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जिनकी वेटिंग तब क्लियर होगी, बी, इनकी वेटिंग तब क्लियर होगी जब कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाए या फिर कोई व्यक्ति ज्वाइन न करे। जो लिस्ट निकली है उसमें से कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाए, जब ये सारा काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाए, इसका भी काम हो जाए, तब इनकी बात आती है कि कोई छोड़ के जाएगा तो इनको ले लेंगे। लेकिन ये जो है ना ये अंदर आने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा 15,000 पोस्ट इन्होंने निकाली थी, ठीक है। लेकिन जो भर्ती करी है वो टोटल 8,000 के समथिंग करी है, एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, 8,300 शायद कुछ है ना। तो 8,000 के समथिंग इन्होंने भर्ती करी है,
मतलब इनके पास कुछ सीटें खाली थी, ठीक है, कुछ कैंडिडेट इनको मिले ही नहीं। जब मिले नहीं तो इनको यहाँ से वेटिंग में उठानी चाहिए थी, लेकिन इनके दिमाग में तो वही कॉन्सेप्ट था ना कि वेटिंग मतलब पीछे, इनको वेटिंग को तो छोड़ ही दो। वेटिंग को छोड़ इसलिए दो क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर आए थे 2 दिन में नियुक्ति आदेश जारी करने के, तो ये आपाधापी में देखा जाए, रात रात भर इन्होंने काम किया, तो इनके दिमाग में था कि भाई वेटिंग वालों को तो बाद में करेंगे, वेटिंग वालों को तो नंबर बाद में आता है। तो इनके साथ तो घोर नाइंसाफी हुई है, और कहीं ना कहीं पार्शियल नाइंसाफी इन लोगों के साथ भी हुई है, ठीक है। और यहाँ भी अगर मैं बोलूँ तो 2 कैटेगरी हैं, ए और बी। इसको ए और बी कहेंगे वो हो जाएगा थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ चलो ए और बी करो, ए और बी। इसमें भी जो पार्ट ए है, कैटेगरी ए है, वो पार्ट 1 के जैसा है, और इसकी कैटेगरी बी है वो सेकंड काउंसलिंग के लिए, ये सेकंड काउंसलिंग के लिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो पार्ट 3 की जो बी कैटेगरी है वो सेकंड काउंसलिंग में करी जाएगी, और ये जो है ये इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट जिनकी मेरिट ज़्यादा है। इसमें हुआ क्या है वास्तव में कि जैसे मैं, वैसे तो ये हर कैटेगरी में हुआ है, जनरल में हुआ है, ओबीसी में हुआ है, एससी में हुआ है। एसटी में इसलिए हुआ कि एसटी के लोग कम थे, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा ये हुआ है यूआर में, जनरल के साथ, यूआर के साथ ही। यूआर के साथ क्यों हुआ है कि आप देखोगे कि यूआर की सीट आप उठा के दो, किसी भी सेट की उठा के दो, तो वहाँ पर इनको छोड़कर ये है मेरिटोरियस स्टूडेंट जिनकी मेरिट ज़्यादा है, इनसे कम मेरिट वालों को ले लिया गया, इनसे कम मेरिट वालों को यूआर में ले लिया। अच्छा, यूआर का भी मैं आपको फंडा बता दूँ। यूआर होता है, यूआर मतलब अनरिजर्व, मतलब इसकी जो सीटें होती हैं अनरिजर्व होती है। इस पर किसी न तो जनरल वाले दावेदारी कर सकते हैं कि ये सीटें हमारी हैं, न एससी वाले, न एसटी वाले, न ओबीसी वाले, और ना ही ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी इन सीटों पर दावेदारी नहीं कर सकती है। ये होती है मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, मतलब जिसकी मेरिट ज़्यादा उसको यहाँ लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसी को यूआर में लिया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है इसका, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों को भरने का ये बेसिक फंडामेंटल रूल है, ठीक है। एक मैं जजमेंट का यहाँ पर बताऊंगा, इंडियन गवर्नमेंट की मतलब क्या था उसका, हाँ सर, दिलीप सिंह चौहान वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। एक कोई परीक्षा हुई थी, उसमें इसका ये थोड़ा जो केस है ना पार्ट 1 जैसा, ऐसे ये केस था जिसमें न्यायालय का जजमेंट आया था, ठीक है ना, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया था इसमें कि जो यूआर की सीटें हैं, यही सेम लाइन बोली थी, यही उसमें बोली गई थी कि यूआर की सीटें किसी के लिए रिजर्व नहीं होती हैं, ये ओनली मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए होगी, मतलब जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी वो यहाँ जगह बनाएगा। उस जजमेंट में क्लियर कट स्पष्ट ये लिखा है, ठीक है ना। तो यही रूल इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने क्या करा है, जो पार्ट 1 में जो लोग मैंने रखे हैं उनकी मेरिट ज़्यादा थी, लेकिन इनसे कम मेरिट वालों को इन्हीं की कैटेगरी ले लिया है, ठीक है ना। जिसमें सभी से लिया है, ईडब्ल्यूएस से भी लिया है, एससी से भी लिया है, ओबीसी के भी लोग इसमें ले लिए हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं तो मेरी जो रैंक है कंसोलिडेटेड रैंक 74 है। देखो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप सभी लोग अपना अपना समझ लें, ठीक है ना। 74 मेरी रैंक है, और मेरी कैटेगरी है यूआर एक्स ओपी, यूआर एक्स ओपी, ये मेरी कैटेगरी है, ठीक है। आप लिस्ट उठा के देखोगे तो मेरी कैटेगरी में 272 तक इसी कैटेगरी में लिए गए, इसी कैटेगरी मतलब इस वाली कैटेगरी यूआर कैटेगरी ओपन कैटेगरी में ले लिए गए, ठीक है ना, जो कि सरासर नाइंसाफी हुई है।
हर विषय में ये हुआ, हर विषय में। और ये गलती विभाग से जल्दी जल्दी में हुई, मतलब इतनी भीषण गलती इन्होंने करी है कि इन्होंने जो कई सारे, एक जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का नहीं है, ऐसे मैंने बहुत सारे, झारखंड हाई कोर्ट का भी मैंने जजमेंट इसका पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा क्या है, सबूत के तौर पर लगाया है, जो पिटीशन बनाई है उसमें सारे जजमेंट जो है पुराने वो सारे मैंने लगाए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल जो रूल है यूआर कैटेगरी के लिए वो टूट रहा है, इनको छोड़ते हो। तो ये वो लोग हैं जिनकी लड़ाई मैं अभी लड़ रहा हूँ, मैं इन्हीं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई से सीधे सीधे फायदा यहाँ भी होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ पार्ट 1 के लिए, लेकिन पार्ट 1 को जस्टिस देने के लिए उन्हें वेटिंग उठानी पड़ेगी, और जब वेटिंग उठाएंगे तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और मेरी लड़ाई का फायदा अगर ये लोगों को भी सीधे सीधे होता है, भले ये लोग अभी कहीं नहीं है, ना वेटिंग में है और ना ही सिलेक्शन सूची में है, लेकिन ये मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, मतलब इनके विषय में भी देखा जाए तो इनसे कम रैंक वालों को ले लिया गया, इन्हीं की कैटेगरी में इनको छोड़ दिया गया। ठीक है, इसका पार्ट भी तो सेकंड काउंसलिंग में आएगा, और यहाँ से जो बच जाएंगे वो भी सेकंड काउंसलिंग में आएगा। ठीक है ना, तो मैं बात करूँ, और विभाग अभी आपको पता है कि मैं आयोग सर से मिला था, तो उनका क्लियर कट कहना क्या है मालूम है? उनका क्लियर कट कहना ये है कि श्रीमान जी आपकी वेटिंग तब क्लियर होगी जब कोई छोड़कर जाएगा या फिर कोई ज्वाइन नहीं करेगा। मैंने उनको समझाया सर कि इस तरह से ये यूआर का रूल टूट रहा है, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन उनके सामने, मैं पूरा बंडल लेके गया था, फाइल पर बना के लेता था। एक सेकंड, फोन आ रहा है, मैं इसको बंद कर दूं। तो पूरी फाइल में लेके गया था, तो मैंने उनको बताया ये ऐसे पूरे सबूत दिए। फाइनली वो, उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, उन्होंने बोला मैं दिखवाता क्या हूँ, ऐसा लगा जैसे वो टाल मटोल कर रहे हैं। आप देखिए वीडियो, अगर देखोगे उसमें, चूंकि वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं कराया ना, मैंने रिकॉर्ड करवाया है, वहाँ एक महिला थी कोई, जो अपने किसी अपनी सिलेक्शन हुआ था उसका, लेकिन कुछ स्कूल में उसको प्रॉब्लम हो गई थी, उसको लेकर उसको गई थी वापस। वो मुझे जानती थी, चूँकि उसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, उसमें आवाज़ नहीं आई है, लेकिन आप जेस्टर से देखोगे तो उसमें जब मैं बोल रहा हूँ तो आयुक्त महोदय के पास कोई जवाब नहीं दे पा रहे। उसका पूरा वीडियो अगर आता ना, अगर वो पूरा रिकॉर्ड कर पाती, क्योंकि जब प्राचीन रोक दिया था उसको, ठीक है, अगर पूरा आता तो आप देखते एंड में वो स्पीचलेस थी, क्योंकि हम जायज़ हैं। ठीक है ना, ये हमारी बात बिल्कुल जायज़ है, हमें ज़बरदस्ती है, ये टोटल अगर इनको कहूँ तो 1097 लोगों को ज़बरदस्ती बाहर रखा गया है, हमारे सारे हक छीन लिए गए। ठीक है, पहले मैं इसकी डिटेल को बात कर लूँ, मतलब पार्ट 1 पे डिटेल कर लूँ, उसके बाद मैं पार्ट 2, पार्ट 3 सब पे डिटेल करूँगा। अब बात आते हैं पार्ट 1 पे, पहले विस्तृत चर्चा करते। पार्ट 1 में टोटल 660 तो इसमें है वर्ग 1 में, और वर्ग 2 में 437 वर्ग। टोटल अगर बोला जाए तो 1097, मतलब 97 लोग जिनके साथ अनजस्टिस हुआ है। ठीक है, अन्याय हुआ है इनके साथ। अन्याय की सीमा अगर देखी जाए, पहला अन्याय कि इन्हें तब ज्वाइनिंग नहीं दी गई जब इनका अधिकार था, मतलब 7 अक्टूबर को ज्वाइनिंग का इनका अधिकार था, इनको तब ज्वाइनिंग मिली। इसी से सारे इनकी समस्या पैदा हो गई। पहला, जब ज्वाइनिंग मिलनी थी तब ज्वाइनिंग नहीं मिली, अब जब भी मिलेगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ विभाग हो सकता है कि भाई इतना कृपालु हो जाए कि 1 महीने बाद ज्वाइन, फिर भी नुकसान है। फिर भी नुकसान क्यों है कि 1 महीने तकरीबन मैं मान के चलता हूँ 30,000 रुपये की सैलरी का नुकसान होता है, हर महीने 30,000 सैलरी का नुकसान होता है। ठीक है, दूसरा,
जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक मानसिक ट्रॉमा, मानसिक अवसाद, मानसिक अवसाद में रहेंगे। ठीक है, तब तक ये मानसिक अवसाद में रहेंगे। तीसरा, आप चेक कर लेना, मैं तो चेक कर चुका हूँ, जो हमारी जो जिस सीट पे हमारी रैंक के अनुसार हमारी दावेदारी थी, जैसे मेरी 74 रैंक है, मुझे पहली, दूसरी या अधिकतम तीसरी चॉइस मुझे मिलनी ही थी। ठीक है, वो तीनों चॉइस मेरे बिल्कुल कंफर्टेबल था, मैं आराम से ज्वाइन कर सकता था। लेकिन इन्होंने क्या करा, वो सारी सीटें भर दी। जब इन्होंने और लोगों को ले लिया तो सीटें पूरी फिल कर दी। अब जब भी मुझे मिलेगा तो मुझे नहीं पता मुझे कहाँ मिलेगा। ऐसी जगह मिले शायद 3 साल तक मैं रह भी ना पाऊँ और मुझे परेशान होकर वैसी जॉब छोड़नी पड़े। ठीक है, हालांकि इस बेरोजगारी के आलम में कोई जॉब नहीं छोड़ता, लेकिन दिल के मरना भी हो गया ना, एक तरह से जॉब छोड़नी हो गया कि 3 साल तक आप या फिर आप किसी मतलब मोटी रकम देके ट्रांसफर कराओ। ठीक है, कुछ ऐसा करो। ठीक है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, अगर ऐसा होता होगा तो भी मोटी रकम ही लगेगी ना। आप नियम के अकॉर्डिंग 3 साल तक कहीं भी ट्रांसफर नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए, तो मुख्य तौर से ये 2 भीषण गतियां और चॉइस पेपर। तीसरी, हाँ, आपकी चॉइस का स्कूल नहीं मिलेगा। चॉइस, आपकी चॉइस जो स्कूल की थी वो सारी भरी जा चुकी है। तो 3 ब्लंडर मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब मुझे तो ये समझ नहीं आता ये लोग अभी तक सोए कहाँ हैं। इसमें से बहुत कम लोग हैं जो वास्तविक तौर पे समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में कुछ कम ही लोग समझ पा रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। बहुत सारे लोग तो इंतजार कर रहे हैं, चलो हमारी वेटिंग क्लियर, मतलब उन लोगों ने भी मान लिया है कि हम वेटिंग में हैं। ठीक है, चलो सरकार ने माना तो ठीक है, उन्होंने तो गलती करी, आप भी मान रहे हो कि आपकी वेटिंग है। चलिए, अब हुआ क्या है, मैं यूआर में देखूंगा, आप भी देख लेना। यूआर की सारी सीटें इन्होंने इसी तरह से भर दी। जब इन्होंने वेटिंग कंसीडर नहीं करा, तो जब जैसे मेरे विषय में 46 लोग छोड़ गए, उसमें से यूआर के थे 37 लोग यूआर के छोड़ के गए। तो ये सीटें मेरिटोरियस स्टूडेंट से भरी जानी थी। ठीक है ना, तो अब जैसे मेरी 74 रैंक है, तो मेरी जो कैटेगरी है उसमें 18 लोग ऐसे ले लिए गए हैं जिनकी रैंक और नंबर मुझसे कम है। रैंक ज़्यादा है, नंबर कम है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरे बाद आते। ठीक है, मुझे लिए बिना ये नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये ले लिए। अब ऐसे करके इन्होंने क्या करा है, यूआर की सारी सीटें फिल कर दी, पूरी सीटें इन्होंने फिल कर दी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट 1 के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो तो किसी के साथ हुई नहीं है। कि जब यूआर की आप पूरी सीटें फिल कर चुके हो, तो आप ये बताइए, क्या हमें ज्वाइनिंग के लिए नई सीट जनरेट करके दोगे? क्या पदवृद्धि करके दोगे? और पदवृद्धि करोगे तो उसमें कितना समय लगेगा? ये मेन दिक्कत है। ये हमारी ज्वाइनिंग का सबसे बड़ा रोड़ा है, जो अगर विभाग ने सही नहीं किया तो हम न कोई कहीं के नहीं बचेंगे। ठीक है, कहीं के नहीं बचेंगे। हम जो पार्ट 2 का जो बी कैटेगरी है ना, वहाँ पे चले गए, मतलब कोई बंदा छोड़ के जाएगा या ज्वाइन नहीं करेगा तो हमारी जॉब मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि इस बेरोजगारी के आलम में कोई जॉब छोड़ेगा, क्योंकि जितने छोड़ने थे, जो कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं, वो तो पहले निकल चुके हैं। मान लो एक आध तो निकल भी गया, इस तरह से कोई नहीं भी ज्वाइन करने आया, तो कितनी वेटिंग क्लियर होगी? 1 या 2 वेटिंग क्लियर कहाँ से होगी? हमारी वेटिंग क्लियर नहीं होने वाली है। वेटिंग किसकी क्लियर होगी? अदर कैटेगरी की वेटिंग क्लियर इसलिए हो जाएगी कि वहाँ सीटें खाली हैं। जैसे एससी का बंदा ओबीसी में नहीं जा सकता, ओबीसी का बंदा एससी में नहीं जा सकता, एसटी में, कोई भी किसी कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, लेकिन यूआर में तो सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, तो इन्होंने भर दी। हाँ, जाते हैं ओबीसी, एससी और एसटी के साथ ये नाइंसाफी कहाँ हुई है? जीएफ से, मतलब गेस्ट फैकल्टी से। ठीक है,
यहाँ ओबीसी का बंदा जो हाई रैंक का था, वेटिंग में था वो, ठीक है, उसको छोड़कर इन्होंने गेस्ट फैकल्टी से उसकी सीट भर दी है, ठीक है। ऐसे ही एससी में भी हुआ है, ठीक है, ऐसे ही एसटी में भी हुआ है, इनको गेस्ट फैकल्टी से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। तो कुछ लोग यहाँ भी ऐसे जो पार्ट 1 में आते हैं, अधिकतर लोग यूआर से हैं, कुछ ओबीसी से भी हैं, कुछ एससी से भी, कुछ एसटी से, ठीक है ना। अब जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैं तो बहुत पहले से ये चीज़ मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए समझता था। ये चीज़ें मैंने विभाग के सामने बहुत पहले 15 दिसंबर में भी रखी थी, लेकिन मैंने रखी थी पार्ट 3 की वजह से, क्योंकि पार्ट 3 के लोगों को मेरिटोरियस स्टूडेंट को अभी कंसिडर ही नहीं किया था, ना वेटिंग में और ना उसमें। तो जब पार्ट 3 के लोग बाद में बच जाते तो मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि अगर ये गलती विभाग ने कर दी तो कहीं भर्ती कैंसिल ना हो जाए। तो भर्ती कैंसिल हुआ, कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था। इस वजह से मैंने उनको बताया था कि मेरिटोरियस स्टूडेंट का रूल टूट जाएगा अगर आप इनको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि विभाग हमेशा से क्या करता था, कभी भी ये प्राप्तिक चयन सूची और प्राप्तिक प्रतीक्षा सूची नहीं बनाता था। वो क्या करता था, जितने भी लोग क्वालिफाई हुए सबका दस्तावेज अपलोड करवा देता था, ठीक है ना, सबके सत्यापन करा देता था। फाइनली जो बचते थे उनसे फाइनल मेरिट, फाइनल मीटिंग बनती थी। तो बाहर होने वाले तो बाहर हो चुके हैं, उसके बाद लिस्ट बनी है, ठीक है ना। तो कोई जगह खाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ यही जो उन्होंने जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे कॉन्सेप्ट आया था, और जो नई गवर्नमेंट आई कुछ नए अधिकारी भी आए, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो अधिकारी भी उसी अनुसार चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट नए अधिकारियों को रास नहीं आया या समझ नहीं आया, या पुराने को भी समझ नहीं आता, क्योंकि पुराने के दिमाग में भी तो वही भरा है कि वेटिंग मतलब पीछे। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट ये थे, इनके साथ ये नाइंसाफी हो चुकी है। अब इस लड़ाई के लिए मैं बताऊंगा आपको, इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई की जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, या मैं सीधे सीधे संख्या बताऊं तो 1097 लोग, वर्ग 1 के लिए, वर्ग 2 के लिए। इस लड़ाई का बीड़ा मैंने पूरा अपने हाथ में उठा लिया, ठीक है ना। इन कैंडिडेट की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास हर विषय की लिस्ट है जिनके साथ ये नाइंसाफी हो चुकी है, ठीक है। मैं जल्दी उस लिस्ट को भी का वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लेना किस किस के साथ ये नाइंसाफी। वैसे आप खुद भी चेक कर सकते हो, खुद भी चेक कर सकते हो, खुद के लिए तो चेक करना है, सबका थोड़ा चेक करना। आप देख लो कि आपकी कैटेगरी में कोई बंदा ऐसा तो नहीं आ गया जिसकी रैंक आपसे ज़्यादा थी, या नंबर जिसके आपसे कम थे। अगर ऐसा आया है तो आप पार्ट 1 में आते हो, ठीक है ना। पार्ट 1 में जितने भी लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, सब आपके साथ भी वही हुई है। तो इसमें देखो, इसमें ये लड़ाई के 3 मोर्चे हैं, ठीक है। मैं तीनों पे लड़ रहा हूँ, न्यायालय, दूसरा विभाग, तीसरा राजनीति। ये तीनों को मैं फॉलो करूँगा। इसमें से विभाग वाला मुद्दा तो सबसे कमजोर हो चुका है, इसलिए कमजोर हो चुका है कि मैं विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से मिलकर आया हूँ, कमिश्नर से बड़ा कोई अधिकारी नहीं। जब कमिश्नर ही उस बात को नहीं समझने चाहते, ठीक है ना, उस बात पे अगर संज्ञान नहीं लेते तो फिर कौन लेगा संज्ञान। इसके बाद अगर कोई बचता है तो दूसरा मुख्य सचिव, तो कमिश्नर सबसे बड़ा अधिकारी होगा, दूसरा प्रमुख सचिव। अधिकारियों के सामने नियम रखने होते हैं, ये लड़ाई लड़ी जाती है नियम से, नियम कायदे सबूत के साथ, ठीक है ना। और पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के जाया जाता है, इसके लिए इनको पूरा समझाना पड़ता है। तो इन भाई साहब को तो मैं समझा चुका हूँ, कोई विशेष मुझे अंतर समझ नहीं आया। हाँ, एक मेरी उम्मीद यहाँ पे अभी कायम है, प्रमुख सचिव मैडम जो हैं शिक्षा विभाग की, रश्मि अरोड़ा, उनका मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। बहुत मतलब अगर मैं कहूँ शिक्षा विभाग में अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें उनका बहुत बड़ा दायित्व है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो सुन लेंगे, ठीक है। इनसे मिलने में जाऊँ, लेकिन ये सबसे पहले मैं ये जो लड़ाई है इसको मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि न्यायालय वो लड़ाई है जो हमारे साथ अन्याय हुआ है,
इस अन्याय को देखो, भले ही ये लोग ज्वाइनिंग दिला दे, भले ही ये लोग 3 महीने बाद ज्वाइनिंग दिला दे, लेकिन जो हम खो चुके हैं वो ये नहीं करते, विभाग नहीं देगा, ठीक है ना। जो हम 3 महीने जैसे मान लो बाद ज्वाइनिंग होती है, तो जो 1 लाख रुपए का हम नुकसान हो चुके होंगे वो नुकसान हो जाएगा, उसको भरपाई नहीं होगी। जो चॉइस फिलिंग हमें मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना, जो चॉइस का स्कूल हमें मिलना चाहिए था, आसपास का स्कूल, जिले का स्कूल मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिलेगा। हमें दूर दराज के कोने काने के जो छटे हुए स्कूल हैं जिन्हें कोई नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो स्कूल हमें मिलेंगे। ये दोनों समस्याओं का समाधान इनके पास नहीं है, ठीक है। न्यायालय के पास इन सभी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि न्यायालय न्याय और अन्याय को समझता है, ठीक है ना। न्यायालय की लड़ाई जो है सबसे पहले मैं इसी के लिए गया। 7 तारीख को ज्वाइनिंग आदेश आए हैं, मैं तुरंत वहाँ पर इस चीज़ को तुरंत हर चीज़ को समझा, और 8 तारीख को मैं जबलपुर पहुँच गया, और जबलपुर में जाकर सबसे बेस्ट वकील हुआ। कारण क्या है, ये जो लड़ाई है ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है, सही मायने में देखा जाए तो हमारे जीवन की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम कहीं भी गलती से चूक कर गए, कहीं भी हार गए, तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा, हमारी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली, हमको बाहर कर दिया गया एक तरह से देखा जाए। इसलिए बेस्ट वकील ढूंढा, और खुद बैठ के अपने सामने पिटीशन टाइप करवाई, जिसमें खुद मैंने मेहनत करी है। 40-50 केस स्टडी बनाए हैं मैंने, 40 से ऊपर केस स्टडी मैंने खुद ने बना के दी, बेस्ट स्टडी बनाई है मैंने, कुछ स्टडी उनके और वकीलों ने बनाई है, मतलब पूरा फुल टाइम इन्होंने हमें यहाँ से हमें मिला। और इस लड़ाई में हम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसी लड़ाई पे सबसे ज़्यादा हमें भरोसा है, क्योंकि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको वो न्याय हमें सिर्फ न्यायालय से ही मिलेगा, ठीक है। मैं इस पर एक बार दोबारा आता हूँ, पहले मैं इसको और देख लेता हूँ। ये राजनीतिक लड़ाई होती है, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, नेता मंत्रियों से मिलना, जो अपन पिछले 3 साल से करते आए। ये लड़ाई सबसे स्लो लड़ाई होती है, सबसे स्लो लड़ाई होती है, और ये देखते होती है कि भैया फायदा नुकसान सब चीज़ आप समझ लो। ये लड़ाई ऐसी है जिसमें आपको बहुत जल्दी न्याय नहीं मिलता। अपन देखिए, अपन ने कितने धरना प्रदर्शन करे, ठीक है, फिर भी समय लग गया ना। आप सोचो कि जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दोगे, ठीक है ना, और बहुत सारी इसमें समस्याएं थी। तो ये लड़ाई सबसे अंतिम लड़ाई होती है मेरे हिसाब से। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब फिर आदमी यहाँ आता है, ठीक है ना, कि यहाँ इस सेक्शन को प्रेशर डाला जाए। ये मेन 2 सेक्शन है अभी जिस पे काम किया जाए, ठीक है। ये सबसे कमजोर सेक्शन इसलिए क्योंकि गलती इन्होंने की है, इनकी ये गलती है, इसको ये ठीक भी कर देंगे तो हमें न्याय नहीं देंगे। और ये वो सेक्शन है जहाँ हमें न्याय मिलने वाला है, ठीक है ना, न्याय मिलेगा। और हमारा न्याय यही है कि हमारी ज्वाइनिंग 7 अक्टूबर से हो, यही मुझे प्रॉमिस मिल चुका है, ठीक है ना। तो वकील साहब ने इतनी बड़ी बात बोली है कि ये लड़ाई आपकी, शर्मा जी, ये लड़ाई आपके स्वाभिमान की नहीं, आज से मेरे स्वाभिमान की है। ये लड़ाई मैं आपको जीतूंगा, आपके पैसे के लिए नहीं लड़ूंगा, ये लड़ाई मैं आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगा, क्योंकि ये सरासर दिख रहा है कि आपके साथ घोर अन्याय हो रहा है, ठीक है ना। जबरदस्ती विभाग ने अपनी गलती से हमें जीवन भर के लिए, इसका पता है आपको परिणाम जो रहेगा ना, ये हमें जीवन भर सहना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आज, चलो वो डिटेल समझाऊंगा तो वीडियो मुझे लगता है 2 घंटे का हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अन्याय अपने साथ हुआ है, कहने का मतलब ये जीवन भर सहना पड़ेगा। मैं जीवन भर नहीं सहूँगा, मेरे पास तो तभी मुझे न्याय मिलेगा जब मुझे 7 अक्टूबर को ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। अब बाकी साथियों के लिए भी मेरा संदेश है, बाकी संदेश ये है कि ये लड़ाई आप लोग, इस लड़ाई में आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। एक तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, दूसरा आप खुद भी लड़ सकते हो लड़ाई, जरूर नहीं कि आप मेरे साथ जुड़ो, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मेरे साथ पिटिशनर बनना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे वकील साहब ने ये बोला है कि सभी सब्जेक्ट के पिटिशनर आपको मिल जाए, तो ये लड़ाई हम सभी के लिए जीत जाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई, मैंने उनसे बोला था, सर ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, वेटिंग वाले आज हर साथी मेरी ओर देख रहा है, मुझ पर विश्वास कर रहा है, ठीक है। तो मेरी ये लड़ाई 1097 लोगों की है,
लेकिन मुझे हर विषय का यहाँ पे पिटिशनर चाहिए, तभी मैं इन 1097 लोगों को अंदर ला पाऊंगा। अगर मैं अपने विषय का लगाता तो हो सकता है जस्टिस मुझे मिलता या मेरे विषय को, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, मैं चाहता हूँ सभी विषयों के लोग मेरे साथ आ जाएंगे तो मेरी पिटिशन बहुत दमदार हो जाएगी। पिटिशन ऑलरेडी दमदार है, लेकिन सबके लिए सब उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग विषय की पिटिशन लगाने से कमजोर होता है केस, तो सभी को एक साथ पिटिशन हो जाएगी। दूसरा, आप खुद से भी लड़ सकते हो, खुद से आप लड़ सकते हो, लड़ रहे हो तो चूंकि आपकी लड़ाई और मेरी लड़ाई सेम है, आपकी हार में मेरी हार है, आपकी जीत में मेरी जीत। तो इसके लिए अगर आप अपनी लड़ाई खुद से लड़ते हो, खुद से पिटिशनर अलग अपनी दायर करते हो, तो इसमें मैं एक चीज आपको सलाह दूंगा। सबसे पहले तो आप बेस्ट एंड बेस्ट वकील कीजिए, इसमें लोभ मत करना कतई। ठीक है, बेस्ट एंड बेस्ट वकील, और वकील होना चाहिए सर्विस मैटर एक्सपर्ट का। मुझे हाल ही में सुनाई दिया है कुछ लोग हजार रुपए कलेक्शन करके कोई क्रिमिनल लॉयर कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई क्रिमिनल लॉयर कर रहा है। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो मसला है ये क्रिमिनल लॉयर का है ही, उसे सर्विस रूल ही नहीं पता होंगे, उसे तो मारधाड़ डिस्ट्रिक्ट पता होती है। कहने का मतलब क्रिमिनल लॉयर इस केस को नहीं लड़ सकता, इसको सर्विस मैटर एक्सपर्ट ही लड़ेगा, और उसमें भी बेस्ट एंड बेस्ट चाहिए, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते इसमें अपने छोटे मोटे लालच के लिए। उसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते कि 1000 रुपये में काम हो जाए, 2000 रुपये में काम, उसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो कुछ लोग ये इस तरह के माहौल बना रहे हैं कि 2000 रुपये दो, हमें वो नहीं लड़ाई होगी। लड़ाई इसमें जो होगी वो पिटिशनर की लड़ाई होगी। ठीक है ना, तो एक तो अच्छा वकील करें। दूसरी बात, मेरे पास इससे संबंधित बहुत ज़्यादा सबूत मैंने कर लिए। मैं आपने देखा होगा अभी बिल्कुल भी मार्केट से गायब चल रहा था, बहुत ही कम मार्केट में था, मैं इन्हीं चीज़ों में लगा था। और पुरानी जो मेरी नॉलेज और भी आप जैसे साथियों का साथ सब मिलके बहुत अच्छी पिटिशन बनाई है। आप जो अलग से लड़ें वो भी मुझसे संपर्क करें, ताकि मैं उन्हें भी वो सबूत दे सकूं जो मेरे पास है, जिससे उनकी भी लड़ाई मजबूत हो। हमें जीतना है हर हाल में, फर्क नहीं पड़ता आप मेरे साथ आए या अलग लगाएं, लेकिन हमें किसी भी कैसे भी करके जीतना ही है। ये लड़ाई हमारे सम्मान की है, हमारे अधिकार की है, हमारे जीवन की लड़ाई है, ये आप किसी भी तरह से हार नहीं सकते। इसलिए एक तो बेस्ट वकील करें, ठीक है ना। हाँ, बेस्ट वकील से याद आया, मैं पर्टिकुलर वकील का नाम नहीं ले सकता सार्वजनिक तौर पर। मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे वकील से बात करें जो मीडिया में आजकल दिखते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो मीडिया में वकील दिख रहे हैं वो वकील साहब की आप देख लेना पुरानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनकी इमेज नहीं है, न्यायालय के सामने उनकी इमेज ही नहीं है। मतलब जज साहब उनको डांट देते हैं, ठीक है, कई सारे वकीलों को डांटते हैं जो मतलब उनकी इमेज नहीं है। अरे जिनकी इमेज नहीं है वो खुद ही मतलब वो केस लेके जाएंगे तो तुम्हारी आधी लड़ाई तो तुम वहीं हार जाओगे। अपने मजबूत केस को वो लेके जाएंगे तो आधी लड़ाई आप हार जाओगे यार। बस फर्क क्या है, आपने मीडिया के माध्यम से उनका नाम सुन लिया है तो आपको लग रहा है बहुत वकील है। नहीं, उनकी इमेज मैंने देखा है, मैंने भी बहुत सारे वकीलों का रिसर्च किया है। मैंने ऐसे ही अपना केस नहीं दे दिया है, मैंने केस देने से पहले बहुत रिसर्च किया कि किस वकील की इमेज कैसी है न्यायालय के अंदर, क्योंकि न्यायालय में वकील की इमेज ही सबसे मेन होती है, और आधा केस तो आपकी वो इमेज ही जिताती है, क्योंकि उसी को वकील सुनता है, उसी को न्याय मतलब जो जज है उसी को सुनता है। ठीक है, इनके साथ तो ये है कि इनको मिल गए केस, आप बहुत खराब स्थिति है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि जिस जज को आप जिस वकील को आप कर रहे हो उसमें नाम सुना है इससे मतलब नहीं है, आपने नाम सुना है नहीं सुना इससे मतलब नहीं है, उसकी न्यायालय में इमेज कैसी। अगर न्यायालय में इमेज खराब हुई आप केस हार गए। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों में से कोई भी एक केस हारा तो हम सब हार गए। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि एक बार जिस केस पे जिस पे जो डिसीजन आ जाता है उस पे वहां से फिर पलटा नहीं जाता, या तो फिर हायर कोर्ट में जाओ तब पलटा जाएगा वो डिसीजन, तो फिर वो लड़ाई और टफ हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, इसलिए जो लोग अलग से पिटीशन लगाएंगे उनकी भी मैं पूरी हेल्प करूंगा,
पूरा उनके डेडिकेशन, क्योंकि वो भी एक तरह से कहीं वो अगर उनके साथ गलत हो गया, उनके केस में गलत हो गया, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैं पूरा उनका हेल्प करूँ। तो जो पिटिशनर मेरे साथ आ रहे हैं, जो पिटिशनर मेरे केस में, जो लोग मेरे केस में पिटिशनर बनेंगे, उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी, नोट कर लें इस पॉइंट को, इन पार्ट 1 की, केवल पार्ट 1, इस पार्ट 1 में से जो पिटिशन मेरे साथ आ रहे हैं उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, इन तीनों लड़ाई मुझे जो करना पड़ेगा मैं सब कुछ करूंगा। आप सभी को पता है कि मैं पिछले 2 साल से इसी में संघर्ष कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं विभाग की बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, ठीक है, लेकिन आयुक्त महोदय से कोई नहीं मिल पाया, वो मिलने नहीं दिया जा रहा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं कुछ अप्रोच लगा के गया था, मैं आसानी से मिला, और एक बार नहीं 3 बार मिला, 2 दिन में मैं 3 बार उनसे मिला। तो ये लड़ाई भी मेरे लिए आसान है, ये लड़ाई भी मेरे लिए आसान है, क्योंकि धरना प्रदर्शन में तो आप लोगों को पता है कभी पीछे हटे नहीं, लेकिन इस पर अभी नहीं जाएंगे, इसका भी समय नहीं आया। इसमें डालोगे अपने आप को तो अपने आप को फंसाने जैसा है, इसलिए मैंने पहले इसको काट दिया। सिर्फ ये 2 लड़ाई, ठीक है ना। अब इसमें से कमिश्नर सर का तो मैंने काट दिया, अब हो गया उनका, अब नहीं, जरूरत नहीं हो गया, जितना समझाना था समझा दिया, होना होता तो अभी तक हो जाता। ठीक है, ये तो गलतियां वो है कि संज्ञान में आए तुरंत सुधार दो। ठीक है ना, क्योंकि नासूर बनने वाली, ये विभाग के लिए गलतियां नासूर बनने वाली है। ठीक है, अब दूसरा ये है, उस दिन मैं यहाँ भी गया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, उस दिन हाफ डे चली गई थी बेटा। चलो कोई बात नहीं, दोबारा मैं जाके एक बार तुमसे और मिलूंगा, अगर यहाँ से मिल जाता है तो कम से कम ज्वाइनिंग तो मिल ही जाएगी। ठीक है, बाकी जो अपने साथ अनजस्टिस हुआ वहाँ उसके लिए अपन यहाँ चल ही रहे। ठीक है ना, अपना जस्टिस तभी है जब उनको 7 अक्टूबर से ज्वाइनिंग मिले और अपनी तनख्वाह भी यहीं से स्टार्ट हो। 7 अक्टूबर से अपनी तनख्वाह स्टार्ट हो, और जो चॉइस फिलिंग हमें हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमें मिलनी चाहिए थी वो मिले। अगर वो पर्टिकुलर स्कूल ना मिले तो कम से कम वो जिला मिले। ठीक है ना, अपन भी क्या है, विभाग से ऐसे रिजेक्ट नहीं होंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप मुझे यही स्कूल दो, चूंकि वहाँ कोई ज्वाइन कर चुका, कोई बात नहीं, आप दूसरे जिले में दूसरा दे दो। हर जिले में, हर स्कूलों में सीटें खाली हैं, उन्होंने बहुत सीटें कम निकाली थी खाली, उसकी चिंता मत करो, मैं करा लूँगा। ठीक है, तो ये न्याय पाने की लड़ाई मैं सबसे मजबूती से लड़ने जा रहा हूँ, इसमें मजबूत भी हूँ, इसमें बहुत मजबूत अपन हो चुके हैं, और यहाँ पे जीत 100% है। और जीत मुझे वकील से का आप छोड़िए, मैं कह रहा हूँ इसके लिए, मैं जितेंद्र शर्मा आज कह रहा हूँ इस बात को कि पार्ट 1 का कोई भी बंदा जो मेरा पिटिशनर होगा उसको अंदर लाने की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, मैं लड़ाई सबकी लड़ रहा हूँ, लेकिन इनकी गारंटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथी होंगे, ये मेरे सहयोगी होंगे, इनको जवाबदारी देगी। बाकी जो लोग मेरे सहयोगी नहीं होंगे और जो मतलब जो पिटिशनर नहीं होंगे उनके लिए भी लड़ाई है। ठीक है, मान लो कभी कभी क्या होता है, न्यायालय सिर्फ पिटिशनर के लिए आदेश जारी करता है, तो जब हमारे पिटिशनर का जब ऑर्डर आ जाएगा तो आप उसी ऑर्डर को लेकर पुनः केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप केस फाइल करोगे तो महीना खाड़ में आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो लोग बच जाएंगे उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, महीने 1.5 महीने का अंतर आएगा, उनकी भी हो जाएगी, लेकिन ये तो मेरे साथ ही जाएगी। ठीक है ना, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी डिटेल तरीके से आप लोगों को इस चीज़ों को बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पिटिशनर बनने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन मैसेज आते हैं, मैं सबको पिटिशनर नहीं बना सकता। ठीक है, सबको पिटिशनर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो पिटिशनर की जो होगी ये मेरी टीम होगी, दिस इज माय टीम। बहुत सारे लोगों को तो मैं पहले से जानता हूँ जो मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे साथ रहने मैं नहीं रह सकता हूँ, तो मैं उनको नहीं लूँगा। पहली बात, मैं जिस बंदे को अपना पिटिशनर बनाऊंगा पहले उससे बात करूंगा, मुझे ठीक लगेगा मैं पिटिशनर बनाऊंगा। तो दूसरा, जिसका केस मेरे जितना मजबूत होगा उसी को मैं लूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हार की मैं गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा, ज़्यादा संख्या में भी मैं पिटिशनर नहीं ले सकता, मैं लूँगा ही नहीं। ठीक है, उतने ही पिटिशनर लूँगा जितने आवश्यकता है। ठीक है, तो जो साथी मुझे ठीक लगेंगे उनको मैं ले लूँगा। अभी कुछ पिटिशनर मेरे साथ आए हैं, ठीक है ना, बाकी और आ जाएंगे, अभी समय है। ठीक है, 18 तारीख तक का समय है। ठीक है, 18
या मतलब खींच के अगर देखा नहीं 18 ही ठीक है वैसे, क्योंकि यहाँ तक पिटीशन जो है अपनी पूरी फाइनल हो जाएगी। हालांकि जो पिटीशन है अपनी 20 तारीख को दायर होगी, क्योंकि 20 तारीख को कोर्ट खुलेगा, 19 तक कोर्ट की छुट्टियां हैं, 20 को अपनी दायर होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ तक अपनी टाइप हो जाएगी, ठीक है। तो 18 लास्ट डेट है जो मैं पिटिशनर यहाँ तक लूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो जो बचेंगे उनके लिए यही होगा कि जब हम जीत के आएंगे तो हम अपना ऑर्डर आपको देंगे, हमारा ऑर्डर लेके आप वकील को करिए और न्यायालय जाइए, और आप भी सेम ऑर्डर, चूँकि केस सेम है आपका, तो सेम ऑर्डर आपको भी मिल जाएगा। 1-1.5 महीने की देरी होगी, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप भी अंदर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये टोटल 1097 वर्ग, 1 और 2 दोनों के मिला के 1097 लोगों को अंदर लाना, यही मेरी लड़ाई है, ठीक है। मुझे लगता है बाकी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, सारी चीज़ें इसमें आपको समझा चुका हूँ। अब मैं समय समय पर थोड़ा सा समय मिलेगा तो यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। हाँ, दूसरी चीज़ें ग्रुप की मैं बात करूँ, मैं सिर्फ एक ही ग्रुप में अपने मैसेज डालूंगा, वो है टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है रखा है वेटिंग कैंडिडेट नव चयनित शिक्षक संगठन। उसको ओनली एडमिन रखा जाता है ताकि उसमें मैसेज की भरमार ना हो। क्या है, मैसेज की जब भरमार हो जाती है तो कायदे की बातें कम, फालतू की बातें, रोना ज़्यादा रोया जाता है, ये कर दिया ये कर दिया। रोना रोने का समय नहीं है, ये समय लड़ने का है, मजबूती से लड़ने का है। अगर आप रोना रोइएगा तो आप रोते रह जाइएगा। इस बार हमें रोना, हम बाद में रो लेंगे, हमारे साथ बुरा हुआ है हमें पता है, छोड़िए एक साइड रखिए, लेकिन हमारे पास रास्ता है। और मित्रों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप आधी लड़ाई उसी समय जीत जाते हो, या उस मुश्किल से आप आधा तो तभी निकल जाते हो जब आपको रास्ता दिखाई दे जाता है। मुझे बिल्कुल क्लियर कट रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते पे जाके मैं अपनी मुश्किल से निकल जाऊंगा। आधी लड़ाई तो मैं मान के चलता हूँ इससे मैं जीता हूँ, और इसमें ही शामिल है कि उस रास्ते में मतलब चलने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए, वो भी है। न्यायालय में कौन चाहिए, न्यायालय में चाहिए वकील, बहुत अच्छा वकील मिले, तो वो सब चीज़ें आराम से हो गई हैं। बस अब लड़ाई अपन को लड़नी है, जीतना है। अपना टारगेट बता दूं मैं आपको, 15 नवंबर, ये मेरा टारगेट है। 15 नवंबर तक हमें ज्वाइनिंग मिलनी ही चाहिए। यहाँ तक मैं ज्वाइनिंग लूँगा, और ज्वाइनिंग कब से लेनी है, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से ज्वाइनिंग लेनी है, ज़्यादा डिले नहीं करना, ठीक है। इसमें मैं सारे हथकंडे जो भी मुझे इस शिक्षक भर्ती में मिला है, जो भी मेरे टर्म्स बने हैं, वो सारे हथकंडे अपनाऊंगा, और 15 नवंबर तक मुझे ज्वाइनिंग लेनी है। मैं और नहीं रह सकता। एक एक दिन मेरे लिए भारी है, लेकिन इस एक एक दिन को मैं जाया नहीं जाने दूंगा, खराब नहीं जाने दूंगा। एक एक दिन का, एक एक चीज़ का इस्तेमाल करूंगा और अपनी मंजिल पाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी जो भी चीज़ें आवश्यक रहेंगी मैं बताता जाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारी चीज़ें डालता हूँ, पूरी एक एक चीज़ डिटेल डालता हूँ। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। और हाँ, फ़ोन का थोड़ा सा ये है कि अभी फ़ोन में सबके फ़ोन नहीं डाल सकता, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। किसी को ये जानना है कि कौन पार्ट 1 में आ रहा है, कौन पार्ट 2 में आ रहा है, तो आप मुझे अपना रिजल्ट भेजिए, अपने रिजल्ट की कॉपी भेजिए, मैं आपको पार्ट 1 लिख के भेज दूंगा। आप समझ जाना कि आप इसमें आ रहे हो, आपका केस मेरे केस सेम है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, तो मेरे पास हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट है, सभी साथियों की लिस्ट है। आप अपना मुझे भेजिए, रिजल्ट भेजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। आप पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, ठीक है। अभी मुख्य तौर से लड़ाई पार्ट 1 की है, पार्ट 2 की भी लड़ाई है। पार्ट 2 में जो ए सेक्शन है, ए सेक्शन की लड़ाई है। जैसी ये लड़ाई अगर जीतते हैं तो ये इसको बहुत फायदा होता है, ठीक है ना। मतलब वेटिंग कंसीडर हो जाएगी, जब वेटिंग कंसीडर हो जाएगी तो इतनी सारी जगह खाली पड़ी हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उनको भर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी साथियों को मुझे इतनी देर खेलने के लिए धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं।